हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अब करंट अफेयर के वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि खबरों में रही हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बीजिंग में है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसके अलावा इसके अभी तक 8 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 8। अब इसमें 9वां सदस्य देश और जुड़ा है जिसका नाम है ईरान। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि हाल ही में SCO का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो आप कहेंगे ईरान बना है। ठीक है। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि जो SCO की बैठक हुई है, अभी जो 2022 में SCO की बैठक हुई वो कहाँ हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, SCO की जो बैठक हुई है वो समरकंद में हुई है। कहाँ हुई है? समरकंद में। ठीक, समरकंद में SCO की बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि समरकंद किस देश में है। मध्य एशिया के देशों में है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। मध्य एशिया के देशों में आपको बताना है समरकंद कहाँ है, कौन से देश में है समरकंद। ठीक, समरकंद नाम का शहर कौन से देश में है आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि SCO की 2023 की बैठक कहाँ होगी। तो 2023 में जो SCO की मेज़बानी करेगा वो भारत करेगा, तो ये भारत में होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा HCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि HCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो आप कहेंगे वाराणसी को घोषित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो B फॉर ब्राज़ील, इसमें ही नाम छुपा हुआ है इनका, B से ब्राज़ील, R फॉर रशिया, रशिया के बाद इंडिया, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक, ये है 5 देश जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोई सा भी आपसे पूछेगा, उसका अगर मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। और शंघाई कहाँ है? चीन में। शंघाई कहाँ है? चीन में। ठीक है, चीन, शंघाई चीन में है। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में। सन 2014 में फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से। फोर्टालेजा एक शहर है जो कि ब्राज़ील में है। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से स्थापना हुई थी NDB की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे सवाल जो करंट में अभी पूछा जा सकता है वो ये कि NDB के 4 नए सदस्य कौन से बने हैं। तो 4 नए सदस्य पूछेगा आपसे, 5 ऑलरेडी हैं, 5 और 4 9, यानी इसमें भी सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी NDB में? तो आप कहेंगे इसमें सदस्य संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, NDB में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ब्रिक्स बैंक में। ठीक है, ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स के सदस्य देश अलग हैं और NDB उन्होंने बैंक बनाया वो अलग है। ठीक है, तो 4 नए सदस्य कौन कौन से जुड़े हैं, तो देखिए सबसे पहला है बांग्लादेश। सबसे पहला कौन सा? बांग्लादेश। उसके बाद UAE, उसके बाद उरुग्वे। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो आप कहेंगे इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब मिस्र। ठीक, इजिप्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मिस्र। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। ठीक है, कायरो या काहिरा, इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। और ये एक अफ्रीकी देश है जो भूमध्य सागर से और लाल सागर से सीमा बनाता है। इजिप्ट भूमध्य सागर और लाल सागर से सीमा बनाता है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला है, भारत से बाहर पहली IIT की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से बाहर पहली IIT की स्थापना की जाएगी UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में स्थापना की जाएगी। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो बता सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी? कमेंट बॉक्स में बताइए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। अगला है, सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक, तो ध्यान रखना है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अभी वहाँ के क्राउन प्रिंस थे। ठीक है, उनको नया प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर, नया प्रधानमंत्री बनाया गया है सऊदी अरेबिया का। इससे पहले वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम कर रहे थे। ठीक है,
डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें नया प्रधानमंत्री बनाया गया है सऊदी अरेबिया का। लेकिन ध्यान रखना है आपको, सऊदी अरेबिया एक राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। तब भी वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछे तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर। और इस फ्रंटियर को किसने बनाया है? यूएसए ने, ठीक। फ्रंटियर कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है। इससे पहले जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हुआ करता था उसका नाम था फुगाकू। क्या नाम था उससे पहले? फुगाकू। और फुगाकू कहाँ का है? जापान का। अब ये सेकंड फास्टेस्ट हो गया है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी SSC के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, फ्रंटियर, ठीक है। अब हम सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ सुपर कंप्यूटर्स हम इंडिया के देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, इंडिया के सुपर कंप्यूटर हम देख रहे हैं। इसमें आपसे सबसे पहला सवाल ये कि इंडिया का, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक, ध्यान रखिए। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेग। क्या नाम है? परम प्रवेग। और ये IISc बेंगलुरु में स्थापित है। कहाँ पर? IISc बेंगलुरु में। और इसकी स्पीड है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। इसको कहते हैं पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। पेटा, PFLOPS, पेटाफ्लॉप्स। स्पीड कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स। ये भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक। और ये जो PFLOPS पेटाफ्लॉप्स लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म होता है पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। पेटा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए मात्रक है पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। चलिए, अगला है परम सिद्धि। ये सीडेक पुणे में है। देखिए, आपसे इस तरह पूछे जा सकते हैं, सुपर कंप्यूटर के नाम देगा, पूछेगा कहाँ स्थापित है, ठीक है। दूसरा, परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम ब्रह्म IISER पुणे में, परम शिवाय IIT BHU में। देखिए, BHU वाराणसी में है, काशी, और काशी शिव की नगरी है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। परम शिवाय कहाँ है? IIT BHU में। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है, यानी इसे भारत के अंदर ही असेंबल किया है, स्वदेशी रूप से, बिल्कुल, ठीक है। पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया, पहला। बाकी में विदेशी मदद भी ली गई है, लेकिन इसमें नहीं। तो परम शिवाय IIT BHU में पहला स्वदेशी असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। अब यहीं पे बात आती है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। और इसके बाद परम के बाद ये पूरी सीरीज निकली है, परम सिद्धि, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ठीक, परम शिवाय, परम प्रवेग जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद हम देखते हैं बंधन एक्सप्रेस। ये देखिए, इस पर ना खूब सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, बंधन एक्सप्रेस। तो आपसे पूछा जाएगा बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आप कहेंगे कोलकाता से खुलना। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि बंधन एक्सप्रेस, तो कोलकाता से खुलना। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इंडिया में, ठीक। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इंडिया में। और खुलना कहाँ है? बांग्लादेश में। ये तीनों ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं, ठीक है, भारत से बांग्लादेश। ये तीन ट्रेनें हैं, ठीक, 3 ट्रेनें। 2 पहले से चल रही थी, बंधन और मैत्री। अभी हाल फिलहाल में मिताली चल रही है, इसलिए मिताली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस चल रही है कोलकाता से ढाका। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ढाका बांग्लादेश की। और मिताली एक्सप्रेस चल रही है जलपाईगुड़ी से ढाका, ठीक है, जलपाईगुड़ी से ढाका। जलपाईगुड़ी इंडिया में है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी एक्सप्रेस चल रही हैं? 3, बंधन, मैत्री और मिताली। ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बारे में आपको याद दे रखना है। देखिए, ये योजना काफ़ी पुरानी है, तो ऐसा नहीं कि इन्हें पूछेगा नहीं, इनको ये नहीं पूछेगा कब स्टार्ट हुई, आपसे ये पूछेगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, प्रीमियम राशि को बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? देखिए, पहले ये राशि हुआ करती थी 330 रुपये। कितनी? 330 रुपये। इसको 330 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 436 रुपये। यानी पहले एक साल में, ध्यान रखिएगा, एनुअल है, वार्षिक। पहले आपसे इस योजना के अंतर्गत एक साल में 330 रुपये जमा करवाए जाते थे, अब साल में 436 रुपये जमा करवाए जा रहे हैं। अब मान लो आपसे अंतर पूछ दे कितना बढ़ा दिया है, तो भी आप क्या कर सकते हो? इसको घटा सकते हो। 436 से 330 कितना हो जाएगा? 106 रुपये बढ़ा दिए सरकार ने, ठीक है।
और ये महीने नहीं, ये एक वर्ष में जमा होते हैं 436 रुपये। तो पहले कितने थे 330, अब कितना कर दिया गया है प्रीमियम को बढ़ाकर 436। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात आती है तो इसमें साल में 12 रुपये लिए जाते थे, यानी हर महीने में 1 रुपया, लेकिन अब इसको बढ़ाकर साल में 20 रुपये कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, 12 रुपये से बढ़ाकर कितना 20 रुपये, इसमें 8 रुपये बढ़ा दिए हैं। ये सुरक्षा बीमा है। तो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया, और सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया। इसके बाद अगला है अम्मा और बहिनी योजना। देखिए ये दो अलग अलग योजनाएं हैं, ये देखिए एक है अम्मा और एक है बहिनी, और ये किसने चलाई है, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम ने, ये सिक्किम के द्वारा चलाई गई हैं। अम्मा योजना गैर कामकाजी माताओं के लिए वार्षिक 20,000 रुपये का प्रावधान करती है, यानी उन्हें एक साल में एनुअली ईयरली उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे गैर कामकाजी माताओं को। ठीक है, ऐसी माताएं जो घर में रहती हैं, ठीक है, जो नौकरी वगैरह नहीं करती, उनको साल में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और बहिनी योजना में छात्राओं को, ठीक, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। ये योजना किसने चलाई है, सिक्किम ने। तो अम्मा बहिनी से सिक्किम याद रखिएगा, अम्मा बहिनी योजना सिक्किम ने चलाई है। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कौशल्या मातृत्व पर इस पर सवाल पूछा जा सकता है। कौशल्या मातृत्व, छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई जा रही है कौशल्या मातृत्व योजना। इसके बाद है राशन आपके द्वार योजना, ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। मेरा काम मेरा मान योजना, ठीक, पंजाब के द्वारा। देखिए ध्यान रखेंगे, मेरा काम मेरा मान, और पंजाब का मुख्यमंत्री कौन, भगवंत मान। तो ध्यान रखिए इसमें मान आ रहा है, ठीक है, भगवंत मान। मेरा काम मेरा मान, पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, ठीक है, तो पंजाब में चलाई जा रही है। इसके बाद है मिशन वात्सल्य। इसके बाद क्या है, मिशन वात्सल्य, ये महाराष्ट्र के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, मिशन वात्सल्य किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। और ये योजना चलाई जा रही है उनके लिए जिन्होंने, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कोविड-19 में अपने पति को या पिता को खो दिया। ठीक है, उनके लिए इसको चलाया जा रहा है मिशन वात्सल्य। अगला है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसको हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको भी याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसी योजनाएं जिनके कुछ इस तरह के नाम फैंसी नाम होते हैं ना, ये ज़्यादा आती हैं। जैसे मिशन वात्सल्य फैंसी नाम है, ठीक है, मातृशक्ति, तो इस तरह के नाम होते हैं तो योजनाएं आने के चांस ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। अगला है मेरा घर मेरे नाम योजना, ये भी पंजाब के द्वारा। एक कौन सा, मेरा काम मेरा मान, भगवंत मान आ गया उसमें। फिर है मेरा घर मेरे नाम, नाम मान एक जैसा लग रहा है, तो पंजाब। ठीक है, ये दोनों पंजाब की योजना है, आपको याद रखनी है, दोनों पंजाब की, मेरा काम मेरा मान और मेरा घर मेरे नाम। ठीक है, चलिए अब इसी से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कभी आपसे पूछे लाल लकीर का संबंध कौन से राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब। फिर से आंसर क्या होगा, पंजाब। और ये योजना भी जो मेरा घर मेरे नाम है, ये योजना भी किसके लिए चलाई जा रही है, पंजाब में चलाई जा रही है इन्हीं के लिए, जो लोग लाल लकीर के भीतर रहते हैं। वहाँ देखिए ना, जमीन, सरकारी ज़मीन और जो लोगों द्वारा खरीदी गई ज़मीन है, इन सब के मापन के लिए पंजाब में लाल लकीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लाल लकीर के भीतर रहने वालों के लिए कौन सी चलाई जा रही है, मेरा घर मेरे नाम योजना। अगला है श्रेष्ठ योजना। अगली कौन सी है, श्रेष्ठ योजना। और इसको किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। हिंदी में देखिए इसको क्या कहेंगे, मैं हिंदी में नाम लिख देता हूँ, अगर ये हिंदी में आ जाए तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना चलाई जा रही है। और ये योजना किसके लिए चलाई जा रही है, तो ध्यान रखना है, ये उन छात्रों के लिए चलाई जा रही है जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। ठीक, शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें 9th से 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रॉप आउट पर नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, यानी 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन पर नियंत्रण किया जाएगा। कौन सी कैटेगरी के लिए है, तो SC कैटेगरी के लिए श्रेष्ठ योजना। ठीक है, श्रेष्ठ योजना किसके लिए है, SC कैटेगरी के लिए है, 9th से 12th तक के क्लास के बच्चों के लिए है, जो ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ताकि वो पढ़ाई ना छोड़ें, इसलिए चलाई जा रही है श्रेष्ठ योजना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है किसके लिए है, तो केवल SC के लिए है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है बैक टू वर्क स्कीम। ठीक है, बैक टू वर्क स्कीम। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन चला रहा है, कौन सा राज्य, तो आप कहेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा बैक टू वर्क स्कीम। बैक टू वर्क मतलब काम पर वापस लौटना। ये उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पारिवारिक स्थितियों के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी जॉब छोड़ दी थी, उनके लिए है। तो पारिवारिक समस्याओं के कारण जिन महिलाओं ने अपनी जॉब छोड़ी है उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क स्कीम चलाई गई। अगला है पोषक अनाज अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की एक योजना कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक याद रखनी है। और छत्तीसगढ़ की पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है छत्तीसगढ़ को, ये भी आपको याद रखना है। अगला पंचामृत योजना। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही पंचामृत योजना किन के लिए है? तो आप कहेंगे गन्ना किसानों के लिए। किसके लिए है? गन्ना किसानों के लिए है। और इसमें गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया जाएगा। ठीक है, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने का, ये तीर का निशान ऊपर लगा है, इसका मतलब आय बढ़ाने का काम किया जाएगा, पंचामृत योजना। और पंचामृत नाम इसलिए रखा है, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए 5 तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला है पालन 1000 अभियान क्या है? ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, पालन 1000 ये क्या है? पालन 1000 तो ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। पालन 1000 एक अभियान है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और बाल मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक, बाल मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, तो पालन 1000 आपसे पूछा जा सकता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए है? तो आप क्या कहेंगे? पालन 1000। ठीक, पालन 1000 अभियान। ठीक है, चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू ड्यूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है? अगर आपसे पूछता है, स्टेट बटरफ्लाई यानी राज्य तितली घोषित किया गया है ब्लू ड्यूक को। और ब्लू ड्यूक कहाँ की है? तो आप कहेंगे सिक्किम। कहाँ? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की। भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज कहाँ की गई है? ठीक है, ये 100 साल बाद खोजा गया है। भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज 100 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला है, एक ऐप है बीच विजिल। बीच माने होता है जो समुद्र के किनारे आप रेत के मैदान देखते हैं उनको बीच कहते हैं। बीच को हिंदी में पुलिन कहा जाता है। बीच विजिल ऐप है गोवा सरकार का, ताकि बीच पर कोई भी गंदगी ना फैला सके या बीच पर किसी भी तरह की कोई भी असुविधा किसी को होती है तो उसके लिए ऐप बनाया गया है। ठीक है, सतर्क रखने के लिए लोगों को। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार के द्वारा। ठीक है, बीच गोवा के ही फेमस हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इलेक्शन वहाँ होने वाले हैं। तो कुल 90 सीटें होंगी, जिसमें कश्मीर को 47 और जम्मू को 43 सीटें मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद है प्रियंका मोहिते। देखिए अभी ये न्यूज़ में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। सबसे पहले तो प्रियंका मोहिते किससे संबंधित हैं? तो आप ध्यान रखेंगे पर्वतारोही हैं। क्या है ये? पर्वतारोही हैं और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र के सतारा जिले की पर्वतारोही हैं प्रियंका मोहिते। इन्होंने हाल ही में 8000 किलोमीटर की 5 पर्वत चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और जिस 5वीं चोटी पर ये चढ़ी उसका नाम था कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा। ठीक, अभी 5वीं चोटी जो उन्होंने फतेह की है वो कंचनजंगा है। और 8000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा की 5 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। इसके बाद अगला है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक, ड्रोन पॉलिसी या ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। तो देखिए हिमाचल उत्तराखंड दोनों ने ये काम किए हैं। पहला ड्रोन नीति को
मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, इसको भी याद रखिएगा। के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? भारत ने जानवरों के लिए एक कोविड-19 वैक्सीन बनाया है, उसका नाम आपको बताना है। तो नाम है एनोकोवैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनोकोवैक्स। ये जानवरों के लिए भारत में बनी पहली वैक्सीन है। इसके अलावा भांग की खेती को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है थाईलैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भांग की खेती को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना है थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद रतन टाटा के बारे में बात कर लेते हैं। रतन टाटा, ठीक, रतन टाटा उद्योगपति हैं। रतन टाटा, आपने टाटा कंपनी का नाम सुना है। ठीक, इन्हें असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया इस साल, और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ठीक है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की है रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने। तो निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, असम ने कौन सा पुरस्कार दिया है? असम वैभव पुरस्कार। ठीक, अगला, नए मॉडल स्कूलों का प्रस्तावित नाम क्या होगा? तो देखिए, नए मॉडल स्कूल जो बन रहे हैं उनका प्रस्तावित नाम रखा गया है पीएम श्री स्कूल। जैसे अभी तक मॉडल स्कूल खुल रहे थे, आपने देखा होगा सरकारी में, जो कक्षा 1 से 5 तक और फिर 6 से 8 तक खुलते हैं। तो नए मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर क्या किया गया है? पीएम श्री। क्या किया गया है? पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल। अगला है, जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किस सरकार के द्वारा लिया गया है? तो बिहार सरकार। किसने लिया है जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय? बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ई स्टाम्पिंग सुविधा। ई स्टाम्पिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। ठीक है, पंजाब में ई स्टाम्पिंग सुविधा, यानी जो भी भौतिक रूप से जो स्टाम्प वगैरह होते थे उन सबको समाप्त कर दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अब ई स्टाम्पिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक एप्लीकेशन है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ACB 14400 ऐप, ये एक ऐप है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ACB, ठीक है, ACB का मतलब है एंटी करप्शन से। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो से, एंटी करप्शन ब्यूरो 14400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक, इंपॉर्टेंट बातें इसमें जरूर देखिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68वां, क्योंकि 68वां दिया जा चुका है, में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है, ये तमिल भाषा की मूवी है, नाम है सुराराई पोत्रु। क्या नाम है? सुराराई पोत्रु। देखिए मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, सुराराई पोत्रु। ठीक, सुराराई पोत्रु। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? नेशनल अवार्ड, तो ये दिया गया है तानाजी को। ठीक है, अजय देवगन इसमें थे और हिंदी मूवी है तानाजी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है, एक है सूर्या और दूसरे हैं अजय देवगन। ठीक, तीसरा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बालामुरली को। ठीक, अपर्णा बालामुरली। तो इस बार के आपको ये अवार्ड याद रखने हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए जो क्वेश्चन है वो है दादा साहब फाल्के। तो 52वां दादा साहब फाल्के किसको मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है आशा पारेख को। ठीक है, आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। इससे पहले 51वां दादा साहब फाल्के मिला था रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के मिला था। और इससे भी पहले 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपसे 52वां ना पूछ के 51वां पूछ ले, तो ध्यान रखना नंबर याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं पूछता किसको मिला है, नंबर देके पूछेगा किसको मिला है। तो ध्यान रखें, 51वां पूछेगा तो रजनीकांत लगाएंगे और 52वां पूछेगा तो आशा पारेख लगाएंगे। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है कि आपसे 51वां पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी 52वां हाल फिलहाल मिला है, तो हो सकता है ना पूछे, तब तक पेपर बन चुका होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक, ऑस्कर अवार्ड देखिए, ऑस्कर अवार्ड में ये 94 ऑस्कर थे। ठीक, 94 नंबर का,
अगर बात की जाए तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कोडा को, CODA, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। तो बेस्ट फिल्म ऑस्कर किसे मिला है? कोडा। बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को। कौन सी मूवी के लिए? मूवी का नाम है किंग रिचर्ड, मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को, और मूवी का नाम था द आईज ऑफ टेमी फाय। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है जेन कैंपियन को, जेन कैंपियन को, किसके लिए? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर बेस्ट फिल्म ऑस्कर में अगर पूछे आपसे ऑस्कर किसको मिला है बेस्ट फिल्म, तो कोडा। बाकी आपसे कोई सा पूछे, चाहे गोल्डन ग्लोब पूछे, चाहे बाफ्टा पूछे, अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो आप कहेंगे द पावर ऑफ डॉग को, ठीक है, द पावर ऑफ डॉग को। बस ऑस्कर नहीं मिल पाया द पावर ऑफ डॉग को, इसके अलावा ज़्यादातर इंटरनेशनल प्राइज कौन जीत के ले गया? द पावर ऑफ डॉग। और इस पावर डॉग के डायरेक्टर को, क्या नाम है इनका? जेन कैंपियन को, इनको बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर कोडा को, बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का जेसिका चेस्टन को, और बेस्ट डायरेक्टर का जेन कैंपियन को, ठीक है। इसके जरूर देख लें। और इसके अलावा अगर फिल्म पूछता है कोई और ऑस्कर नहीं पूछ रहा है और कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ रहा है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। खासतौर से बाफ्टा में तो वही आंसर है, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। चलिए, आज हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमने पुरस्कार भी कुछ कवर किए हैं फिल्म से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद जो लोग न्यूज़ में थे उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा है, कुछ योजनाएं भी देखी हैं प्रमुख, आप इनको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। एक्सप्रेस हमने देखी है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स भी आज देखे, ठीक है। इसके बाद SCO और NDB के बारे में भी हमने देखा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।